मिला, बस एक सबक दे गई जिंदगी हमको। खाक हो जाता इंसान खाक से बने इंसान के पीछे। जी, ये तो थी फरमाइश फारूकी भाई की, और ये आज की फरमाइश का आखिरी सॉन्ग था। और से ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जी, थोड़े से कुछ अल्फाज शायरी के, उनकी गाने में शायरी पता नहीं, मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही। वफा के कागज तो भीग जाएंगे, वफा के कागज तो भीग जाएंगे बदगुमानियों की बारिश में। खतों की बातें फिर ख्वाब हो जाएंगी, बयां भी मुमकिन नहीं रहेगा। ये हम मोहब्बत में जो लाताल्लुक से हो रहे हैं, ये हम मोहब्बत में जो लाताल्लुक से हो रहे हैं, दुआएं तो खैर कौन देगा, सलाम और साथ भी मुमकिन नहीं रहेगा। एक छोटी सी शायरी थी, कथा था शायरी का। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा खाता था। 847 सोनी धरती और अनर। हेलो जी, आप हमारे साथ हैं जो भी। वालेकुम सलाम। कितनी प्यारी सी आवाज है। इतनी भी प्यारी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है। कौन है आप? हम तंग कर रहे हैं बेटा आपको। कौन बोल रहा है? आप बात बना के क्यों बोल रही हैं? नहीं, ये बात नहीं बना रही है, इसकी रियल वॉइस है। ये आपकी असली वॉइस है? अरे घबरा जाएगी बच्ची, ऐसे नहीं करो। मैं अरीशा बोल रही हूँ। यार मैं पहचान तो गई थी। ये अंकल तंग कर रहे थे। जवाब देना था। जी बोलो अरीशा। वो अगर क्लिंटन प्रेसिडेंट बनी तो फिर वो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट होगी, और अगर बर्नी सैंडर्स तो फिर वो सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट? Yeah, age wise I think. Are you saying age wise, right? Yes. Yeah. Are you sure? Yeah. अरीशा, मैं आपने गूगल तो नहीं किया है? चले yes या no अगर मुझे आपने गूगल तो नहीं किया। अगर आपने गूगल किया है ना अरीशा, तो मैं उसमें से आपके 10 विंग बक्स में से 2 निकाल लूंगा बाहर। 8 की हाँ बेटा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और आप जीत गई हैं विंग जोन की I can see more green 3 lines और भी blink तो आप हो रही चले है, आएंगे लेकिन ये other winner 2115 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में, और वहां जाके एंजॉय कीजिएगा एक फ्री मील और अपनी मम्मा पापा के साथ। ओके, बिल्कुल। ये बहुत दूर हो गया ना। नहीं, इटालियन एक्सप्रेस कुछ नहीं है। नहीं, इटालियन एक्सप्रेस अगर आप जाओगी ना ब्लूमिंगडेल में, इटालियन एक्सप्रेस के साथ ही बना हुआ है, दोनों जगह विजिट कर लेना। ओके, थैंक यू। और जाते हुए गाना तो सुना दे, इतनी दिनों बाद तो आपकी इतनी प्यारी सी आवाज सुनाई दी है हमें। आज मेरा थोड़ा गला खराब है। फिर भी इतनी अच्छी आवाज आ रही है, वाह वाह वाह। चले, ओके, नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर। कभी कभी जब दिल चाहे तो कांटेक्ट करके हमें गाना ही सुना दो ऑन एयर। ओके ओके, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। सामीन, ये जवाब सोनी धरती और अनर। जी, वो ना आंसर ना also ना वो बर्नी सैंडर्स ना जूश है ना? जी बिल्कुल जूश है। और वो हिलरी क्लिंटन वुमेन है, तो वो भी आंसर है कि नहीं? हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपसे पहले आके एक बच्ची जवाब सही दे के चली गई और वो जीत गई है फ्री मील। ओके, वैसे आपका भी जवाब दुरुस्त है। ये भी इट्स दिस वन ऑफ द पॉइंट कि वो बर्नी सैंडर जो है ना वो फर्स्ट जूश प्रेसिडेंट होगा, और जो है ना वो हिलरी क्लिंटन फर्स्ट लेडी जो है ना वो। या व्हाई डोंट वी गिव हिम आल्सो वन इनाम? मैं बात कर लूंगी ना उनसे। विंग जोन वालों अपना नाम बताएं। आप भी जीत गए। आप भी जीत गए। आप भी विंग जोन में जाके एक बास्केट खाइएगा फुल ऑफ विंग्स। यू नो द एड्रेस? कैन यू नोट डाउन द एड्रेस? डू यू नो वेयर विंग जोन इज? एड्रेस बताएं। हां, यू गॉट दैट एड्रेस? हां, ठीक है सर जी, आप भी हमारी तरफ से विनर करार दिए जाते हैं, इसलिए कि
बर्नी सैंडर्स भी एक हिस्ट्री कायम करेंगे। जो आपका जवाब दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया कैन सर यू गिव आपका। द एड्रेस अगेन? 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में जाके आप भी एक फ्री मील जो है ना भाई जिमिंग जोन में खाएगा। ठीक है सर, हाँ जी। बहुत शुक्रिया Okay, बहुत thank शुक्रिया you. आपके जवाब का। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। सोनी दत्ती और अनर। अब आप तीसरा Hello? विंग Hello? तीसरा विंग नहीं दे हेलो सकते अस्सलाम हम। वालेकुम। विंग- वालेकुम सलाम। रेडियो बाजी है। रेडियो बाजी सारे विंग उड़ गए। कब से मिला रही हूँ आप लोग, अच्छा हाँ। विंग सारे उड़ कट गए। हो जाता है। अच्छा कट कट हो हो जाता जाए, है। ओहो अच्छा, कट हो अच्छा। जाता है और ये। आवाज साफ है। अगर एक बांसुरी का गाना सुनना है तो जी जी बांसुरी का कोई स्पेशल गाना है आपके पास? हाँ। जी बताएं, कौन सा है बांसुरी का स्पेशल गाना? अच्छा, वो गाना है तुम संग लागे पिया मोरे नैना। तुम संग लागे पिया मोरे नैना। वो मूवी का नाम है ताज। मोरे नैना मूवी का नाम है ताज। ठीक है, हमने नोट कर लिया है। रेडियो बाजी जैसे हमारे पास जो भी एक टाइम निकलेगा हमारे बीच में से, हम आपका ये बांसुरी वाला सॉन्ग डेफिनेटली, आपने अगर फरमाइश किया है तो बहुत ही अच्छा होगा। बांसुरी की आवाज वैसे ही बहुत सुरीली होती है। हाँ। आप भी बांसुरी से बहुत मुतासिर होती थी। अच्छी बात है, लगाइए, आपको पसंद आएगा सबको। ठीक है, अभी बांसुरी की तान उड़ाते हैं थोड़ी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज जी। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद टॉक शो और बेलाग तफसीरें होगी और एक स्पेशल सॉन्ग रेडियो बाजी की भी फरमाइश आई है, बांसुरी की तान उड़ाने वाला। और सोनू वंजली दी तान बांसुरी उससे अच्छी किसी ने आज तक बजाई नहीं, लेकिन बहरहाल देखते हैं ये इसमें कैसी बांसुरी है। और तू मेरा जानू है उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त बांसुरी थी। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश आके ख़त्म होगी आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। और जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो उसका फ़ायदा आपको होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कारपेटिंग चेंज करानी हो, क्लीनिंग करानी हो या रग लेना हो तो आप किसी जगह और ना जाएं, या चाहें तो तलाश कर लें, क्योंकि जब हमारी तो आदत होती है ना कि हम 4 जगह घूमने के बाद जब प्राइस मैच करते हैं तो जो सस्ती होती है जगह वहाँ पे वापस घूम के आते हैं। या हमारा ये कल्चरल वैल्यूज़ है और डेफिनेटली अच्छी भी है। सर्च अराउंड करना चाहिए, कोई चीज़ भी सस्ती कहीं भी मिले वहाँ से ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग से सस्ती मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कारपेटिंग कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं, इनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348 और इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमाउंट और दीवान के कॉर्नर पर हैं। जो भी आपकी कारपेटिंग की नीड हो सबसे पहले इनको कंसर्न करें। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जिस्म है यार, साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का मजा उठाएं और जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएं। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। जब आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे इतने मज़ेदार वहाँ पे डिशेस इनकी वेबसाइट पे बनी हुई हैं कि आपका बहुत दिल चाहेगा कि फ़ौरन चले जाएं और ये मज़ेदार डिशेस साबरी निहारी में जाके इंजॉय करें। और इटालियन एक्सप्रेस सो काइंड ऑफ ख़वातीन के साथ इतने काइंड हुए हुए हैं कि उन्होंने जो है ना वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है ख़वातीन को कि जी छुट्टी खाना वाना ना पकाएं, आप सिर्फ इटालियन एक्सप्रेस आ जाएं। यहाँ पे जो है ना वो हर जुम्मा हफ्ता इतवार को बुफे लगाया जाता है 1199 में, आप जितना चाहे खाएं। अब आप चार पराठे अपने मियाँ जी के लिए बनाती हो, चारों खा जाते हैं, बोलते कुछ और मिलेगा खाने के लिए बेगम, तो आप फिर खाना पकाने लगती। ये ना करें, आप जाएं 24 डिशेस होंगी वहाँ पे, हस्बैंड को आप बोलें जितना खाना है खाएं, यहाँ पे घूम के राउंड में घूमते जाएं, चिकन टिक्के भी उड़ाएं, बिरयानी भी उड़ाएं, कौरमा भी खाएं, बच्चे जो है ना वो नगेट्स खाएं, पिज़्ज़ा खाएं। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 1199 में जितना चाहे खाएं। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में, यहाँ पे इटालियन एक्सप्रेस में। जी हाँ, जुम्मा हफ्ता और इतवार के दिन सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जी हाँ, सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है। यहाँ पे होते हैं हमारे शिकागो के मशहूर और मारूफ पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। पान, फोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में, पान की कैटरिंग करानी है, खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे का पान या खई के पान, बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, जिस किस्म का भी पान आपको चाहिए हो आप मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई को याद रखें। तकरीब में अपने किसी किस्म की तकरीब हो उसमें भी अगर आपको पान अपने मेहमानों को खिलाना है तो आप इनको बता दें बस फ़ोन करके 773-817-9791। ये अपने तमाम क्रूज़ के साथ आके आपके मेहमानों को वहाँ पे ताज़ा पान खिलाएंगे। 2 सियासतदान किसी मसले पे बहस कर रहे थे, नौबत लड़ाई तक पहुँच गई। एक ने कहा मुझे मालूम है कि तुम किसके इशारे पे नाचते हो, दूसरे ने कहा यार बात सुनो, देखो ये मेरी और तुम्हारी सियासी बात है, बीवी को बीच में ना लाओ।
8474751590। सोफिया, आपके कंप्यूटर पे भी एक ऐड है और आज लगता है आप टॉक शो मैं टॉक या शो आप क्या कुछ करूं, भी मुझे करने कुछ के मूड भी में समझ नहीं है, नहीं आ इसलिए कि रहा है, आपका कि जो मुझे आपके माइक मेरा ने ट्रबल दी हुई है और आप इस माइक के ट्रबल की वजह से बिल्कुल अपसेट हुई हुई नहीं, है। माइक से ज्यादा मुझे हेडफोन्स लग रहे हैं, इसलिए कि माइक अगर खराब होता तो लोगों को आवाज नहीं आती मेरी। I don't know, 1 second. सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। Try and say hello on the microphone. Can you listen to your own voice? Just say hello and try. Hello? Yes, I hear myself. Here, sit down. इनको थोड़ा सा माइक फिट करने दे, मैं जब तक रेडियो बाजी की फरमाइश बजा तुम संग लागे प्यार मोरे नैना फिल्म ताज से। तो ये बांसुरी का हेलो सॉन्ग है हेलो जो हेलो फरमाइश हेलो किया हेलो। है। Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Yes. Now it's
हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो बाजी की फरमाइश थी, बहुत ही खूबसूरत बांसुरी का इस्तेमाल किया गया था इस सॉन्ग में। तुम संग लागे पिया मोरे नैना, फिल्म ताज से था। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो बाजी। और सोफिया, मेरा ख्याल है आपके माइक को ट्रांसफ़र कर दिया गया जी है, अब अभी आप बिल्कुल मुझे आवाज़ आ रही है, सुन आई रही कैन हैं और लिसन। आपकी स्माइल आ गई है आपके जी मुंह पे। तो हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। टॉक शो का टाइम हुआ है। टॉक शो के हमारे स्पॉन्सर हैं अवामी बाजार। जी, आज वो जो धुआं था वो सारा छट गया माइक खराब होने की वजह से। तो जी आधा जो आधा जोश तो पहले आज का खत्म जो हो गया। टॉक शो था उसका धुआं छट गया। वो माइक खराब होने की वजह से धुआं छट गया है। आज तो अब पता नहीं क्या होगा। चलें, जैसे भी बोलूंगी अभी भी मुझे परेशानी तो है। या तो मेरे मेरे कान खराब हो गए, आई डोंट नो, आई मेरे कान खराब हो गए क्या, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। इसलिए अगर मैं कुछ बातें ऐसे करूं जो मुझे उलझी उलझी सी लगे आपको, तो समझ लीजिएगा कि मेरे माइक्रोफोन का कमाल है ये। और आज का मौजू कुछ धुआंधार, जैसे कि शेरो सोहेल कह रहे थे, टेररिज्म है मेरा आज का टॉपिक। टेररिज्म या टेररिज्म का मतलब क्या, क्यों कहा जाता है, क्यों ये वर्ड कहाँ से निकला, किसने पहले इजाद किया, कहाँ से किसने पहले यूज़ किया, उसकी कुछ हिस्ट्री बताऊं। उससे पहले मैं एक जुमला कहूँगी जो हमने आजकल, मेरे ख्याल में कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए जब से हमने ये जुमला सुनना शुरू किया है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये जुमला कैसे मशहूर हुआ, क्यों मशहूर हुआ, इसका कसूरवार कौन है। एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट, दे ऑलवेज से नाउ। आजकल के न्यूज़पेपर, मैगजीन, 10-12 साल से यही तमाशा हो रहा है। व्हाट दे से इज दैट एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। ओह माय गॉड। I repeat that again. Every Muslim is not a terrorist, but every terrorist is a Muslim. ये जुमला कई सालों से कई अखबार की मैगजीन में इतनी बार पब्लिश हुआ है कि सब ने इस पर यकीन करना शुरू कर दिया। ये बात इसी तरह है, लोगों के जहनों में इस तरह बिठाई गई है कि उसको हजारों करोड़ों मर्तबा दोहराया गया। They repeated this statement same time again and again, again and again, again and again. So one time it becomes a lie, becomes a truth. Like ऐसा लोगों को महसूस होने लगा कि it's not a lie but it's a truth. तो ये हमारे इंसान की साइकोलॉजी है। इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हेन यू रिपीट समथिंग सो मेनी टाइम्स दैट इट बिकम्स अ ट्रूथ, हालांकि वो इट्स अ लाई। तो ये साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाकर हमारे इंसानों की, हम मुसलमानों को बदनाम किया गया और हर मैगजीन में ये कहा गया एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। वेरी गुड। अब सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये वर्ड टेररिस्ट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बात करें टेररिस्ट के डेफिनेशन की, तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी टेररिस्ट के वर्ड की डेफिनेशन दें। टेररिज्म करने या टेररिस्ट का मतलब है कि वो शख्स जो किसी बात पर आवाज़ उठाता है। अब ये नहीं देखा जाता कि आवाज़ उठाने वाला शख्स जो है वो किसी के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, किसी बेईमानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, किसी झूठ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। It doesn't matter. Anyone who raise a voice against someone is called a terrorist. ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, ये वर्ड एडविन बर्ग ने इस्तेमाल किया। 1793 और 1794 के दरमियान का किस्सा है, जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ कहा गया। जब फ्रेंच गवर्नमेंट, जो जैकोबिन फ्रेंच गवर्नमेंट की डोमिनेशन थी, उस दौर का ये कहा गया कि ये दहशतगर्दी का दौर था उस ज़माने का। तो एक एडविन बर्ग ने, एक फ्रेंच शख्स ने इस बात को और इस सारी चीज़ों को टेररिज्म करार दिया। टेररिज्म इसलिए करार दिया कि उस ज़माने की फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये किया कि 5 लाख, मोर देन 5 लाख लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया और उन्हें कहा गया कि एनिमीज़ ऑफ द स्टेट। और जो 5 लाख से ज़्यादा अरेस्ट किए थे, उसमें से 40,000 में को उन्होंने गिलोटीन कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय गिलोटीन? यानी उनको खड़ा करके बेदर्दी से तलवार के जरिए उनके सर को उड़ा दिया गया। 2 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया और बाकी 2 लाख लोगों को उन्होंने भूखा रखा, इतना भूखा रखा कि वो भूख के मारे मर गए। तो इस जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई और जो एडविन बर्ग ने कहा, वो उसने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया कि इट इज़ अ टेररिज्म अगेंस्ट ह्यूमन। इंसानों के खिलाफ ये टेररिज्म का है। उसके बाद जैपनीज़ रेड आर्मी मशहूर हुई।
जापान में। उन्होंने सबसे पहले नर्व गैस के जरिए टोक्यो में एक सब स्टेशन पे उन्होंने बम बना के ब्लास्ट किया। ये बम उन्होंने एक्चुअली किया तो था बहुत सारे लोगों को, हजारों को मारने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से सिर्फ 29 लोग मरे और हजारों जख्मी जरूर हुए। उसके बाद में अगर कहा जाए तो यूके में सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक किए वो IRA ने किए। IRA यूं देखा जाए तो इट वाज अ कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो उस जमाने में भी टेररिज्म को टेररिज्म कहा जरूर गया, लेकिन उसको किसी मजहब से नहीं जोड़ा गया और कहा गया कैथलिक लोगों की जगह उन्होंने कहा कि दिस इज एन IRA ऑर्गेनाइजेशन, जो कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उसे IRA कहा गया। और IRA का मतलब है आयरिश ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उसे आयरिश रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। उन्होंने ये नहीं कहा आयरिश रिपब्लिक आर्मी का उन्होंने, लेकिन ये नहीं कहीं भी कहा गया कि ये इट्स अ कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन। ये कैथलिक इसलिए नहीं कहा गया कि ये हमेशा से जुल्म होता आया है कि जब कोई मुसलमान कोई बुरा काम करता है तो ये नहीं कहा जाता कि वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, कहा जाता है मुसलमान है। अब यहाँ पर अगर एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी IRA ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उसे कहीं भी नहीं कहा गया कि इट वाज अ कैथलिक और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये कहा गया कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के है सारे कारनामे। मैंने कहा मुसलमान जब कुछ गलत काम करते तो मजहब का नाम लिया जाता है, चाहे वो मुसलमान USA में हो, इंडिया में हो या UK में हो। और अगर अच्छे काम करे अगर कोई मुसलमान किसी भी मुल्क में, तो फॉरेन एरिया और कंट्री का नाम ले लिया जाता है। जैसे अगर इंडिया में कोई मुसलमान अच्छा काम करे तो कहा जाता है एक इंडियन को नोबेल प्राइज दिया गया, इंडियन नोबेल प्राइज विनर। तब जाके मजहब को क्यों नहीं कहा जाता है कि दैट इंडियन हु विंस दिस नोबेल प्राइज इज अ मुस्लिम, ये नहीं कहा जाता। इसी तरह ये IRA ने 1972 में 100 से ज्यादा अटैक किए। ये डबल स्टैंडर्ड मुझे समझ नहीं आया, आप लोगों को भी समझ नहीं आया होगा। इसी तरह 1972 में यही IRA ने 22 फरवरी में भी अटैक किया एक दफ़ा, जिसमें सिर्फ 7 लोग मारे गए। 21 जुलाई 1972 में उन्होंने बाइफर सिटी में अटैक किया बॉम्ब के जरिए, 12 लोग मरे। 31 जुलाई को उन्होंने क्लाउडी में किया, 3 बॉम्ब उन्होंने मारे, वहाँ पर सिर्फ 9 मौत हुई। 1974 में उन्होंने गिलफोर्ड पे किया, जो 54 लोगों को मार दिया गया। तो IRA ने 1996 में लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें 206 लोग इंजर्ड हुए और काफ़ी लोग मरे भी। 1998 में 500 पाउंड्स का उन्होंने कार बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें 29 पीपल डाइड। ये सब कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन ने किया। लेकिन आप कोई अखबार उठा लें उस ज़माने का, कोई मीडिया देख लें, रेडियो TV, कहीं भी कैथलिक वर्ड को उछाला नहीं गया, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं की गई कि ये जाहिर हो कि इस IRA ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक किस मजहब से है। बिल्कुल सही। अफ्रीका को हम जानते हैं, अफ्रीका ऑल्सो हैव मेनी टेररिस्ट ग्रुप। अफ्रीका के बहुत ज़्यादा अगर मशहूर कहा जाए तो इनका लॉर्ड साल्वेशन आर्मी के नाम से है। दैट इज़ ऑल्सो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर चिल्ड्रन को, बच्चों को ट्रेन किया जाता है टू बिकम अ टेररिस्ट। ये भी देखें, ये भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम ये क्यों नहीं देखते कि जब जब क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन या कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ किया है तो हम कभी भी उसे रिलीजन का नाम नहीं दिया गया, हमेशा उसे कुछ ना कुछ, अब लॉर्ड साल्वेशन आर्मी का नाम दे दिया गया, कहीं नहीं कहा गया। इसी तरह LTTE, ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर हुई, तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर हुई। और रॉबर्ट पिक ने अपने बुक में लिखा, एक रॉबर्ट पिक राइटर ने अपने बुक में इसी बात को कहा कि तमिल टाइगर्स एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम है, जिन्होंने 21 मई 1991 में राजीव गांधी पर मर्डर किया और सुसाइड बॉम्बर बन के एक तमिल टाइगर औरत ने अपने ऊपर वो फूलों का वो हार पहन कर आई और उसने राजीव गांधी को जो हार पहनाया उससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और जबरदस्त। दैट वाज आल्सो अ तमिल टाइगर इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। लाइक योर हिस्ट्री। अब इंडिया में देखें, इंडिया में भी इंडिया वाले भी इतने स्मार्ट हैं कि जब उनके मजहब की और रिलीजन की बात आती है तो दे नेम इट द अदर वे। ये लोग हमेशा अमेरिका के फुटस्टेप पे चलते हैं, हर सुपर पावर के फुटस्टेप पे इंडिया लोग चलते हैं और कितनी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हैं कि उन्होंने उसे तमिल टाइगर्स का नाम दे दिया। दैट वाज अ बिग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और उनके ही अपने मुल्क में उनके ही राजीव गांधी को उन्होंने मर्डर किया। इट वाज तमिल टाइगर अटैक, इट वाज नॉट अ रिलीजियस अटैक।
फिर उसके बाद LTT कहा गया, ये भी एक कश्मीरी मिलिटेंट टीम है, इंडिया की बहुत बड़ी टीम है LTT, जिसे कश्मीरी मिलिटेंट भी जिसमें शामिल है। उसमें उन्होंने 156 अटैक्स किए 16 साल में, 16 इयर्स में, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है टेररिज्म की फील्ड में कि इतने अटैक किसी ने नहीं किए होंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो मंदरवाना ग्रुप, ये एक सिख टेररिज्म का ग्रुप है, मंदरवाना ग्रुप। इन्होंने 5 जून को 1974 में गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया। कहीं भी इंडिया की किसी खबर में, मीडिया में, न्यूज़ में कहीं भी नहीं कहा गया कि ये सिख टेररिस्ट ग्रुप है, बल्कि उन्होंने सिर्फ कंट्री का नाम लिया और उसे कहा गया कि मंदरवाना ग्रुप है कोई टेररिस्ट का जिन्होंने ये अटैक किया टेम्पल पे। कहीं भी सिखों के मजहब को भी बदनाम नहीं किया गया। 31 अक्टूबर 1974 में इंदिरा गांधी की सेक्रेटरी जो गार्ड थी, उसकी प्राइवेट गार्ड, उसने उसको मर्डर किया। उसे कहा गया वो गार्ड का जो ताल्लुक था वही सिख ग्रुप से था, मंदरवाना ग्रुप से। लेकिन आप कहीं भी नहीं देखेंगे न्यूज़पेपर या मीडिया में कि ये कहा गया हो कि एक सिख टेररिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर को मारा, मर्डर किया। तभी भी यही कहा गया कि उसकी प्राइवेट गार्ड जो थी वही उसके अगेंस्ट हो गई और उसकी वजह से उसको मर्डर किया गया। वो गोल्डन टेम्पल पे अटैक की वजह से कि उनको किया था। हाँ, लेकिन कहीं भी मशहूर नहीं हुआ ना। हाँ नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात हम्म। सही है, मैं उसको थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ कि उनके सिख गार्ड ने उनको मारा था हाँ। उसका रिटेलिएशन में। हाँ, यूनाइटेड लिबरेशन फेडरेशन ऑफ असम, असम एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ग्रुप है जो यूनाइटेड लिबरेशन के नाम से मशहूर है। ये हिंदू ग्रुप है। उनका मकसद ही सिर्फ यही है, आज तक उनका यही मकसद रहा है कि वो अगेंस्ट है मुस्लिम्स के, और उन्होंने पकड़ पकड़ के चुन चुन के मुस्लिमों को मारा है। 2006 में उन्होंने मुस्लिम्स पे 749 टेररिस्ट अटैक किए, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में, और उन्होंने हजारों की तादाद में मुसलमानों को मारा है। 13 मार्च को 2003 में उन्होंने ट्रेन में अटैक किया जिसमें 50 मुसलमान मारे गए। तो ये सब जब ब्लेम गेम होती है, ये इसका वजह क्या होती है कि हम इतनी बेवकूफ़ी क्यों करते हैं कि हम मुसलमानों पे जब बात आती है तो हम टेररिज्म का झंडा अपने हाथ में उठा लेते हैं, और एक हाथ में हमारे पास टेररिज्म का झंडा होता है, दूसरे हाथ में हम अपने मजहब का झंडा अल्लाह अकबर के नाम का उठाए हुए होते हैं। तो ये सब, ये जो अक्लमंदियों के मैंने आपको प्रूफ दिए हैं, जो इंडिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, कैथलिक लोगों ने भी किया, सिख लोगों ने भी किया, तो ये हम लोग क्यों नहीं करते? हम मुसलमान इतनी बेवकूफ़ियाँ क्यों दिखाते हैं? हालांकि अगर आप देखे जाएं तो मुसलमान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। टेररिज्म हर जगह, किसी भी कंट्री में, किसी भी रिलीजन का कोई भी आदमी कर सकता है। अब इन सारी बातों के बाद हम सब की, यानी बेसिकली एशियन कंट्रीज़ की गलती जो है वो ये है कि हर किसी हादसे को, टेररिज्म के हादसे को मुल्क का और एरिया का या सिटी का नाम देने की बजाय पहले मजहबी की तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा काम हुआ तो इंडियन ने किया या पाकिस्तानी ने किया, मगर कोई बुरा काम हुआ तो मुसलमान ने किया, या कभी कभी मुसलमान अगर होश में आ जाते हैं तो फौरन हिंदुओं का नाम ले लेते हैं। हम ये सब चीज़ें क्यों अपने उससे हटा नहीं लेते कि हम मुसलमान तो हिंदू का नाम लेते और हिंदू मुसलमानों का नाम लेते, लेकिन ये जो सुपर पावर कंट्रीज़ है वो इन हम दोनों के झगड़ों से कितना फ़ायदा उठा रही है एशियन कंट्री के साथ। किसी भी एक्सट्रीमिस्ट होने को मज़हब के साथ जोड़कर उस मज़हब को बदनाम करना हम एशियन ने शुरू किया, जिसकी वजह से दूसरी जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने इंडिया और पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया। इसलिए कि ये सुपर पावर कंट्रीज़ अच्छी तरह जानती है कि अगर ये दो बड़ी एशियन कंट्रीज़, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर मज़हब के नाम पर जंगें लड़नी बंद कर दी उन्होंने और एक दूसरे से दुश्मनी ख़त्म कर दी, तो ये एशिया की एक मजबूत ताकत बन जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में अपने अलावा किसी और कंट्री को सुपर पावर बनने का कोई मौका देना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हल क्या हुआ कि सबसे पहले स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान को हमेशा एक दूसरे की इज्जत और मजहब का एहतराम करना पड़ेगा। पहला हल ये है कि हमें आपस के झगड़े ख़त्म करने होंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया होता है और कोई ऐसे इश्यूज़ है, जैसे कश्मीर का इश्यू है या इमरान फारूक का कत्ल का किस्सा है या उसकी तहकीकात की बात है, तो हमें चाहिए कि किसी भी गैर मुल्क को इंटरफेरेंस करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि इन झगड़ों को इंटरनेशनल मीडिया तक हरगिज़ नहीं पहुँचना चाहिए। हमारी इस मजहबी लड़ाई की वजह से ही आप देखें, ईरान को अमेरिका के आगे हथियार डालने पड़े और ऑयल का मुआहदा करना पड़ा, वरना आज तक रिकॉर्ड था कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है,
इसकी इंटरनेशनल मीडिया को कोई भनक भी नहीं पड़ती थी। ईरान की अवाम अपने हुक्मरान से बड़ी खुश थी। आईसिस का मसला एक इंटरनेशनल मसला है, मगर इसमें भी हम मुसलमानों ने आपस में 2 ग्रुप बना लिए और जबरदस्ती मजहब को बीच में ले आए। सऊदी अरब आईसिस के सपोर्ट में खड़ा है तो बशर असद के सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ ईरान, और इन दोनों की जंग से फायदा उठाकर अमेरिका ने फौरन ईरान से ऑयल के मामले पर मुआहिदा करके फायदा उठा लिया। क्या बात है। ये मजहब की लड़ाइयाँ हमारी ताकत को दीमक की तरह चाट रही है। हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे मुल्क की यानी इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबों को अपने मुल्क में होने वाले हर डिस्प्यूट और हर झगड़े की न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया तक नहीं पहुंचने देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम उन पर बैन लगा दें कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और हर मजहबी मसले को खुद ही बैठकर सुलझाना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम को जो किसी गैर मुल्क से आने की इजाज़त मांगे, हरगिज इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हर इन्वेस्टिगेशन पे ये हेल्प की ऑफर जो हमें हर वक्त मिलती रहती है इंटरनेशनल कंट्रीज से, स्पेशली सुपर पावर से, क्या हम इतने बेवकूफ़ है या जाहिल है कि हम ये बात नहीं समझ पाते कि ये इन्वेस्टिगेशन की हेल्प का क्या मतलब है कि वो हमारी कंट्रीज में एंटर होना चाह रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझते। यहाँ पर हम इतने अपने हाथ पैर कटा के इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे कोई फकीर जिसके हाथ पांव काट दिए गए हो, उसके पास कोई हल ही नहीं है, बस बैठ के भीख मांगे। या तो हमने अपने हाथ पैर कटा लिए इसलिए हम करते हैं। इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ हफ्ते पहले भी कहा था कि जब आप अपने मुल्क से बाहर जाएं तो हमेशा इत्तेहाद करके सिर्फ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें कि आप पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। हरगिज ये ना कहें कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं। जब आप बाहर मुल्क जाकर अपने आप को मुसलमान और हिंदू कहते हैं तो फिर ये सुपर पावर हर टेररिज्म का इल्ज़ाम फिर मज़हब के ज़रिए ही लगाती है। तो इतनी बेवकूफ़ियाँ ना करें, और मेरा आज का यही टॉक शो है। इतनी सी बात को समझें कि एशियन कंट्री अगर इत्तेहाद करके रहे और बाहर जाते हुए इंटरनेशनल टूर्स पे अपने आप को मुसलमान या हिंदू कहने की जगह इंडियन या पाकिस्तानी कहें तो बहुत से झगड़े निपट जाएंगे। और हमारे मज़हब को साइड पे रखें। हमारा मज़हब हमारा ज़ाती मसला है, इसमें किसी इंटरनेशनल सुपर पावर को इन मजहबी झगड़ों में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है, और हमें उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कभी भी नहीं पुकारना चाहिए। तो इतना सा मेरा ये था कि ये टेररिज्म की वजह बदनामी की हमारी कि एवरी मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट, मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट, बिल्कुल गलत है। ये हमने इल्ज़ाम वो है जिसका हमने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बल्कि हमने इस इल्ज़ाम को बदनामी के ज़रिए अपने ऊपर और चिपका लिया है। तो मेरा आज का यही टॉक शो था। मैं तो दंग रह गया आपकी सोनी धरती और अनर रिसर्च सुन के कि आपने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आप हैं शिकागो में? मैं कहाँ जाऊंगा सर, मगर आप लोगों ने जो ना बांट दिया है ना सिस्टम, ये आधा घंटा आखिरी वाला घंटा जो ये आपने और सोफिया ने बांट लिया कि आप ही लोग बोलेंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। अच्छा पहले घंटे में बोला है कि हाँ भाई बोलो। पहले घंटे में जो है वो ज्योमेट्री की क्लास होती है और दूसरी जो हिस्ट्री की क्लास हो रही है, दोनों क्यों? मुझे पहले पसंद घंटे में भी तो लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? फरमाइशें नहीं करते? एक दूसरे की बुराइयां, वो पुराने गाने सुन रहा है, वो मुझे पसंद नहीं, नहीं। लेकिन आप तो हमेशा से ना आप तो हमेशा से जो ना बैक बेंचर रहे हैं ना। बैक बेंचर का मतलब है कि आप आखिरी शो के आखिरी हिस्से में आते हैं, तो आप बैक बेंचर रहने की वजह से कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? भाई मेरी अब नजर कमजोर हो गई है तो मैं फ्रंट बेंच पे बैठता हूँ। तो चश्मा लगाए आप। क्या था? अच्छा चलें, क्या खैर गिले शिकवे छोड़ें। ये गिले शिकवे ही तो मरवा देते हैं हमारे को। बहरहाल आप ही उल्टी बात करें, बेचारे डोनाल्ड ट्रम्प को बुरा भला बोल रहे हैं, वो तो मिडिल ईस्ट वालों को बोल रहा है, वो तो हम लोगों को बोल भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है, चलें। मिडिल ईस्ट का इमिग्रेशन बंद करो, यहाँ पे है टेररिज्म। हम लोग पाकिस्तानी बीच में टांग अड़ा रहे हैं। सोफिया ने ठीक बोला कि आपने कहा ना अभी आपके वो आंखें खराब हो गई तो आप फ्रंट बेंच में बैठना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आपके कान भी खराब हो गए, इसलिए कि आप क्लियरली डोनाल्ड ट्रम्प का जो क्लियरली जो मैसेज है वो मुसलमानों का, उसने मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या अफ्रीका नहीं बोला, उसने बोला मुसलमानों को जो है ना वो अमेरिका में बैंड किया जाए। मुसलमान का मतलब है कि मुसलमान। उसने बोला मिडिल ईस्ट का इमिग्रेशन बंद करो। पता नहीं आपका डोनाल्ड ट्रम्प कोई और होगा मेरा ख्याल है। चलें खैर आगे। वो जो है हिंदुस्तान में निक्सल्स की भी तहरीक चल रही है, निक्सल बाड़ियों की।
वो तो आपको पता है, जी वहाँ बिल्कुल। कौन लगी पड़ी है। हाँ बिल्कुल जात पात के झगड़े बहुत है, ऊंची जात और नीची जात वालों के, वहाँ झगड़े हो रहे हैं, मगर वो लोग अपनी कंट्री की बात बाहर नहीं आने देते। बिल्कुल, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती तो है। आपको उनका जो है चाइना के बॉर्डर पे भी झगड़ा चल रहा है, मगर वो किसी भी चीज को बाहर नहीं आने देते, ना किसी आदमी को बुला। पहले भाई ईरान की भी ये पॉलिसी थी, लेकिन अब ईरान भी मजबूर हो गया है कि उनको भाई कोई ये- मुसलमान सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसने भी हाथ मत- टेक दिए भाई। जो आदमी पैसे देगा वो आपकी कंट्री में जबरदस्ती घुसेगा और आप ही के सियासतदानों से कहलवाएगा। बेनजीर भुट्टो के कत्ल में जो ना इंटरनेशनल उनको आना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम लोग नहीं कर सकते। सही। याद है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वो बहरहाल जो पैसे देगा वो तो जबरदस्ती घुसेगा और आप ही के सियासतदानों से कहलवाएगा कि भाई तुम हमें बुला रहे हो, हम नहीं आ रहे हैं खुद। शायद मेरे आपने लास्ट वीक का मैंने मुझे शो आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, आपने शो सुना था, मैंने क्या वो जो मीडिया के मुतालिक बात की थी कि 96% अमेरिका का मीडिया कौन होल्ड करता है, उस पर मैंने पूरी डिटेल्स बताई थी, CNN किसके ऐप और ये सारी चीजें बताई थी। तो आप मुझे भी जो है ना वो 96% मीडिया दे दें, आपको जिसने जिस चीज को भी जो है ना बदनाम करना है, जिस चीज को भी बोलना, आई कैन डू दैट। अगर आप मुझे अमेरिका का 96% मीडिया दे दे, इतनी सी बात है। वो जब मीडिया हमारे खिलाफ बात करता है तो आप जो है ना वो पक 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 कुछ भी करते रहे, वो कोई भी नहीं सुनेगा। 96% मीडिया मुझे सुहेल सैयद के हवाले कर दिया जाए, मैं आप बोले मैं क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर दूं, मैं हिंदुइज्म को बदनाम करूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तैसी कर दूं, मैं जिसको चाहे बोले आप जो है ना उसकी ऐसी तैसी कर सकता हूं। मीडिया इज अ पावर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट मीडिया इज अ पावर? आप खामखा की वो अजीब अजीब छोटी छोटी चीजें निकाल के लेके आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा, उसने तो मिडिल ईस्ट के लोगों को कहा है, उसने पाकिस्तान के मुसलमानों को कुछ नहीं कहा। जावेद भाई थोड़े से होश में आए। ये हम आपके पास तो सोशल मीडिया भी है, आप यूट्यूब पे डालें। सोशल मीडिया जो है ना, वो सोशल मीडिया अमेरिका में जो जो नॉर्मल मीडिया है, जो लोग पूरे वॉच करते हैं, उस मीडिया की बात करें। सोशल मीडिया की पावर जरूर है, लेकिन उसकी लिमिट पावर सिर्फ उतनी ही है जितनी आपकी सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप है। क्या पूरा अमेरिका अगर मैं कुछ डालूंगा तो पूरा अमेरिका उसको देखेगा? वालों ने तो वही यूज किया ना सोशल मीडिया। ये सब कहने की बातें, कुछ भी यूज नहीं किया। ऐसी इज जस्ट अ बुलशिट। मैं कहता हूँ इट्स जस्ट अ बुलशिट, नथिंग इज जस्ट अ बुलशिट। बहरहाल आप रेडियो पे गालियां मत दें। बुलशिट गाली है? अरे वाह, मैं ख्याल है कि आप इसको गाली समझते हैं, तो फिर आप दूसरे रेडियो टॉक शोज वॉच नहीं करते, सुनते नहीं है कि वो रेडियो वाले किस तरह से बात करते हैं। बोले तो बीच में टी आ जाती है। सोफिया को भी चाहिए जब आप कुछ ऐसे अल्फाज बोले तो बीच में टी कर दें। अरे वो टी वाली बात नहीं है यार, कमान जाते आपको कोई बात करनी है तो करें, मेरा ख्याल है कि वरना हम आगे बढ़ते हैं। शायद आज आपको कुछ थोड़े से आउट लगते हैं मेरे को, वो कोई रेलिवेंट बातें नहीं कर रहे हैं आज मेरे को। कभी कभी आप बहुत अच्छे रेलिवेंट बातें करते हैं, कभी आप बिल्कुल ट्रैक से उतर के जो है ना वो बजरी वाले मैदान में जो है ना अपनी ट्रेन दौड़ाना शुरू कर देते हैं। जब ट्रेन चलेगी नहीं मैदान में, पटरी पे लाएं वापस ट्रेन को, तो चलने दे। आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं सोफिया की बात की तारीफ कर रहा हूँ। जितना बड़ा कंट्री होता है उसके अंदर इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, मगर वो प्रॉब्लम को बाहर नहीं आने देते। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का छोटा सा कंट्री है, मगर हम लोगों का छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो बस अपने खोल के बैठ जाते हैं, रोना रोते रहते, बस इंडिया पाकिस्तान तो बस रोना ही रोते रहते हैं। और तुम लोग आओ और हमारी हेल्प करो और तो। कुछ कर भी दो। चले, बहुत शुक्रिया। आप वैसे आज जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो पटरी पे आपकी गाड़ी नहीं है। अच्छा खैर, आपकी क्या राय है सोहेल मेरे टॉक शो के बारे में? आपका टॉक शो बहुत रिसर्च पे मबनी था, बहुत अच्छी आपने जो है ना बातें करी टेररिज्म के हवाले से। लेकिन ये मतलब मुसलमानों की ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको टेररिस्ट जो है ना वो उस 96% मीडिया ने करार दिए जिनसे आप फाइट नहीं कर सकते। नहीं, मीडिया तक बात पहुंचती क्यों है? घर की बातें बाहर जाती क्यों? मैं सबसे पहले जो है ना इसको इल्जाम देता हूँ कि ये मुसलमानों पे टेररिज्म का वाकया कहाँ से शुरू हुआ है? 9/11 से शुरू हुआ है। 9/11 क्या है आपको पता है? 9/11 की हकीकत क्या है कि वो असल वाकया है कि गवर्नमेंट की अपनी इनसाइड जॉब है। मैं तो ये कहूंगा इनसाइड जॉब है। मेरे पास तो 1000 तो हम मुसलमानों ये क्यों नहीं कहा कि अगर 9/11 का वाकया हुआ है तो ये जो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि ये अमेरिकन बोर्न है, अमेरिका में रहने वाले, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के सिटीजन है जिन्होंने किया, तो वाई मुस्लिम? आप अमेरिकन कहे ना उसको, मुस्लिम क्यों कह रहे हैं आप?
मुसलमानों को क्यों बदनाम करें? इसलिए कि वो इतना बड़ा जो है ना वो करोड़ों का प्रोजेक्ट और 3,000 लोगों को मारा इसीलिए गया था कि उसके मकासद हासिल करने थे। अगर उस मकासद को हासिल ही नहीं करना होता, मुसलमानों को टेररिस्ट नहीं करार देना होता, जाके वहां पे जंगें नहीं करनी होती, अफगानिस्तान में अटैक नहीं करना होता, इराक की ईंट से ईंट नहीं बजानी होती, तो ये इतना बड़ा करोड़ों का नुकसान करते और 3,000 अपने लोगों की जानों की कुर्बानी नहीं देते ना। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था वो हासिल करने के लिए उस वर्ड को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते बढ़ाते 15 साल तक उसके मुतालिक उन्होंने जो है ना टेररिज्म पे जंग लड़ी अफगानिस्तान से। जब उसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया, वो भी खत्म किया नहीं, कहीं किया है वो पता नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है। कहीं दाढ़ी कटा के स्विट्जरलैंड में बैठा होगा शेवे बना के, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है, इसलिए कि उसको क्लियरली खत्म नहीं किया गया है। तो वो जो कुछ भी उसकी आड़ में किया गया था, फिर जब वो खत्म हो गया तो एक नया सिलसिला शुरू किया आईसिस। ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा है जो इतना स्ट्रांगली तरीके से आगे चलाया जा रहा है कि लोग उस पर यकीन करने पे तुले हुए हैं। और बाकी दूसरी जो चीज़ें हमारी, में आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये जो हमारे मुस्लिम जो वो मुख्तलिफ कास्ट जो लड़ती रहती है ना आपस में, ये शिया सुन्नी और ये मजहब को बीच बरेलवी में ना लाना। वहाबी, उसका ये लोग फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। उसका फ़ायदा उठा के उन मुल्कों को उनमें घुसते हैं, उनके आपस में लड़ाइयाँ कराते हैं, और बाकी जो है ना वो उनका एक सेट एजेंडा है जिसके तहत वो मुसलमानों को जो है ना वो टेररिस्ट करार दे के जो है ना उस सेट एजेंडे पे अपने काम कर रहे हैं और उसी पे काम करते चले जा रहे हैं। जब आप चीखते रहे, लाख चीखते रहे, मैं आपको 1,000 जो है ना वो इस बात की जो है ना एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जो 9/11 जो इनकी इनसाइड जॉब थी, टावर 7 कैसा गिरा था, जो है ना वो साइंस की वो पूरी जो है ना वो थ्योरी फेल हो जाती है। वो ट्विन टावर के गिरने पे साइंस की थ्योरी फेल हो जाती है, पर वो भी जो है ना वो बेवकूफ़ों की तरह मान लेते हैं, हाँ भाई वो ट्विन टावर पे जहाज ने मारा आके और वही ना, जहाज इनकी पूरा नीचे पॉलिसी गिर की गया। एक चीज, तो झूठी एक- चीज को इतनी मरतबा दोहराते हैं, That's इतनी it. मरतबा दोहराते हैं उसको कि वो सच लगने लगती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और हम उसको जो है ना काउंटर नहीं कर पाते। हम अभी तक इसी बात पे फंसे हैं कि वो वे शिया है, सुन्नी है, ईरान इराक का दोस्त बन सकता है, नहीं बन बहुत सकता है, छोटी सोच है ये हमारी। तो वो डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत बड़ा जो काम करने वाले थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। अगर ये मुस्लिम दुनिया को जो है ना वो अगर उस वक्त मुत्तहिद कर देते तो आज इतने बुरे दिन नहीं आते, और अभी से भी ज़्यादा बुरे दिन आएंगे। और ये सब सिलसिले रुकने वाले नहीं है, चलने वाले, चलते चले जा रहे हैं। जो अब जब आईसिस पे हमला किया हुआ है रशिया ने, तो क्यों अमेरिका जो है ना फ़ोन कर करके उनको बोलता है कि जो है ना वो अपने अटैक्स बंद करो? क्यों बोल रहा है? इसलिए कि वो बेसिकली जो है ना वो अमेरिका बोलता है कि वो बागियों को मार रहा है, वो बागियों को नहीं मार रहा है, वो दाइश को मार रहा है, वो बागियों को नहीं मार रहा। बागी कौन है? बेसिकली दाइश ही है। वो तो दोनों के एक ही नाम है, आईसिस के और बागियों के नाम एक आईसिस ही भी है। एक इंटरनेशनल मसला है, मुसलमानों को इसमें बीच में दो ग्रुप बना के शामिल होने की जरूरत नहीं थी। ये एक इंटरनेशनल मसला है, सब मिलजुल के हल करते हैं, मजहब को बीच में लाने की जरूरत नहीं। पैसे कहीं जब इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह की चीजें जो है ना जन्म लेती हैं। और सबसे बड़ा तमाचा तो मुसलमानों के मुंह पे जब पड़ा है जब ईरान ने अमेरिका से मुआहदा कर लिया ऑयल का। ये सबसे बड़ा एक तमाचा है मुसलमानों के मुंह पर। मेरे ख्याल है इसमें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश इन्वॉल्व होती है। सब चीजें एक प्रॉपर जो है ना वो प्लान की जाती है, प्लान के तहत जो है ना वो एग्जीक्यूट की टर्न बाय जाती टर्न, है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। मेरे ख्याल है मैं ना? थोड़ा सा पानी पी लूँ, इसलिए कि मैं जो है ना आप इसको ये चले तो मैं अखबार तो निकालूं, अब अखबार आपका भी निकाल लें, और political- ये जो है ना वो मैं पानी पीने का मुझे गैप दें तो फिर मैं जो है ना वो दोबारा इस पे आपकी दूसरी खबरों पे बात करूंगा। जी पानी पी लिया मैंने। अब कोई अखबार निकाले, जी खबर अखबार लाएं। निकाल लिया। चलें पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ आते हैं। आज तो सेकेंड आवर पूरा ही पॉलिटिकल था। दौरा क्यूबा में जमहूरियत और हुकूक इंसानी पर बात होगी, सदर ओबामा। दौरा क्यूबा में जमहूरियत और हुकूक इंसानी पे बात होगी। पहले ईरान से ये अजीब तमाशे हैं जी लोगों के। तमाशा, पहले मुझे अपना तफसरा करने दे, फिर आप अपने तमाशे जो है इस पर जरूर अपने इजहार कीजिएगा तमाशे का। पहले ईरान से 30 साल बाद ताल्लुकात बहाल हुए अमेरिका के, और अब क्यूबा से भी तकरीबन 50 साल बाद दोबारा ताल्लुकात बहाल हुए हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने सालों बाद कोई अमेरिकी सदर क्यूबा का दौरा कर रहा है, शायद 60-70 साल बाद हो रहा है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसकी। यानी अब उनके भी चैन से रहने के दिन पूरे हो गए। तारीख गवाह है कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने दोस्ती की उस मुल्क के दिन पूरे हुए या बुरे हुए। ये लोग हर जगह जमहूरियत और इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जैसे पता नहीं कितनी मिसाली जमहूरियत और हुकूक इंसानी की अमेरिका खुद प्रैक्टिस कर रहा है। जमहूरियत ऐसी है कि इसका सहारा लेकर मुसलमानों को
जो चाहे बोल दो, उनके मुल्कों पे कब्जा कर लो, उनको दहशतगर्द, बल्कि उनके पूरे मजहब को दहशतगर्दी से मिला दो, मुसलमानों को अमेरिका आने से रोकने की बात करो। जमहूरियत है इस मुल्क में, ये जमहूरियत है। हॉलोकॉस्ट पे बात करो या पैशन ऑफ क्राइस्ट जैसी फिल्म बना लो तो जमहूरियत की हवा निकल जाती है। और इंसानी हकूक की चैंपियनशिप की बात करने वाले ज़रा अपने इंसानी हकूक पे नज़र डालें। अबू गरीब और गुंतानाबो में क्या हुआ, चलें दूर नहीं जाएं, जो ये तो दूर चला गया, इराक चला गया, वहाँ चला गया, दूर नहीं जाएं। इंसानी हकूक की बात करते हैं ना, नहते कालों को गोरे पुलिस ऑफिसरों ने गोली मारी नहीं मारी, ये भी तो यहाँ पे इंसानी हकूक की बात करने वाले चैंपियन। कितने अभी 3-4 वाकयात हुए जी। पुलिस से जो है ना, पुलिस पे अटैक नहीं करो, वो क्यों मारा जी, वो फर्गुसन में वो माइकल ब्राउन जो है वो पुलिस की तरफ आ रहा था, अच्छा जी उसको मार दिया, पुलिस की तरफ आ रहा था। कालों ने बोला यार पुलिस पे हमला नहीं करो, पुलिस से दूर भागो, पुलिस से दूर भागो, तो वो उन्होंने उस पॉलिसी को अपना लिया। तो वो जो दूसरा वाला था, वो जो अभी शिकागो का लकवान मैकडोनाल्ड, वो उसने बोला यार पुलिस की तरफ नहीं जाओ, पुलिस से दूर भागो, तो वो पुलिस से दूर भाग रहा था, तो उसको भी गोली मार दी पुलिस वाले ने। ना करीब आओ ना दूर भागो, तो भाई वो एरिक ब्राउन को क्यों मार दिया? एरिक ब्राउन, अरे यार वो बहुत बड़ा, बहुत देवोकल आदमी था, उसको 6 पुलिस वालों ने मार दिया, उसको गिरा दिया मार के। तो ये इंसानी हुकूक की और जमहूरियत की बात करने वाले अपने कौन मुल्क से में अपने देखें मुल्क क्या में क्या खुद हो रहा है। इंसानी हुकूक और जमहूरियत का जो हाल हुआ है वो उसको तो उस पर तो नजर डालें, उस पर तो नजर डालें कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या इंसानी हुकूक चल रहा है, क्या जमहूरियत चल रही है। अच्छे खासे क्यूबा और ईरान जो अपने कल्चर और वसाइल के हिसाब से चल रहे थे, अब अमेरिका उन्हें भी जमहूरियत का कांटा डाल के इंसानी हुकूक के जाल में फंसाने जा रहा है। जैसे ही वो फंसेंगे उसके बाद उनके भी धड़म तख्ता करेंगे। सोनी देती और अनर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यहाँ पे भी 4-5 पार्टियां हैं दूसरी जो वाकई सही बात भी करते हैं, मगर यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, तो इन दोनों में से किसी एक पार्टी को ही आना होता है। जी जी। यहाँ पे भी बड़े बड़े पैसों वालों को सामने रखते हैं ताकि वो टीवी के शो के वो खरीद सके अपने आवर्स मिनट्स वगैरह जो है, जी जी। और जो कि मिलियनर हो वो ही लड़ सकते हैं इलेक्शन, वरना ग्रीन पार्टी वगैरह और दूसरे जो सियासतदान हैं तो खामोशी से बोलते हैं, तो ना वो टीवी पे आ पाते हैं, ना कुछ, ना उन्हें कोई वोट देता है, ना कुछ। और तकरीबन 40% लोग तो वोट डालते ही नहीं है, 50% के करीब डालते हैं। और बाकी ये है कि इमिग्रेंट्स वगैरह जो है ये ज्यादा एक्साइटेड है अपने राइट्स के लिए, जी जी। तो इस वजह से ये लोग ज्यादा वोट डालते हैं। तो इनको सबको देख के चलना पड़ता है, इसकी बात भी कर लो, इसकी बात भी कर लो, 1-2 सियासतदान इनका भी बुला लो, जी जी। और पार्टी में भी चले जाओ, इस तरीके से इनकी सियासत चलती है। और pretty much पाकिस्तान की और यहाँ की सियासत में जब ये इंतखाबात का इलेक्शन का मौसम आता है जावेद भाई, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। ये लोग भी बड़े बड़े दावे करते हैं इलेक्शन होने से पहले, मैं ये रिफॉर्म कर दूंगा, या जो है वो उसको रिफॉर्म कर देंगे, इसको हम मेडिकेयर को ठीक कर देंगे, अपने जो है ना वो इमिग्रेंट्स का मसला हल करेंगे, और ये करेंगे वो करेंगे, सारे बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट हो जाते हैं वो ओबामा की तरह कुछ भी नहीं करते, अपने जो है ना वो चिकन टिक्के खाते हुए 8 साल पूरे कर लेते हैं। जी, वो जो है दूसरा जो है ईरान का मसला जो है, उसकी तो सारी चीजें अभी तक सामने आई नहीं है कि मुआहदे में है क्या क्या। जी जी। ईरान को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है, वरना ईरान इतना बेवकूफ नहीं है। जी हाँ वो तो बिल्कुल। अखबार में खबर थी, वो तो अपना आइटम बम चुपके चुपके बना रहा है। जी हाँ, वो बना रहा है, और वो बनाने के बाद उसको उसी के लिए इस्तेमाल भी करवाएंगे, वो भी देखिएगा आप कैसे इस्तेमाल कराएंगे। जो है वो सामने नहीं लाते हैं ये लोग, ना उधर से बातें पूरी बताई जाती है, ना इधर से बताई। बस ये बात करके आपने बिल्कुल ये बात क्लियर कर दी कि ये होता क्या है, अंदर ये गेम होता है, और इस गेम को सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इस गेम को खेल रहे होते हैं। बाकी जो दूसरे जो वॉच करने वाले होते हैं उनको कुछ असल हकीकत पता नहीं चल रही होती है कि ये हो क्या रहा है। आपको मालूम है जो सऊदी अरब में जो प्रैक्टिस हो रही है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, आईसिस के खिलाफ अभी जो प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बहुत सारे कंट्री शामिल है, हजारों की तादाद में टैंके हैं और सैकड़ों की तादाद में हवाई जहाज है, और पता नहीं कितनी फौज है लंबी चौड़ी, अब जो अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रही है। जी, अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रही है, और अभी ये जो है ना प्रैक्टिस आगे जो है ना वो एक्चुअल जो है ना इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी खतरनाक किस्म की आर्मी है, वो पता नहीं पूरे मिडिल ईस्ट को फतह करने निकल रहे हैं, या पता नहीं बाद में यूरोप को भी फतह करेंगे। वो तो इतनी बड़ी आर्मी तो छोटे से
आईसिस के लिए मतलब पता सीधे तरीके से कह तो दिया गया था ना, जो क्लियरली कह दिया गया था। हम उन चीजों को जो है ना सीरियसली लेते नहीं है, मजाक में समझ लेते हैं या ऐसी भड़ समझ लेते हैं। कह दिया गया था कि मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज कर दिया जाएगा और वो चेंज हो रहा है, दैट्स इट। अभी देखिएगा कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा, कुछ अरसे में ही चेंज हो जाएगा। वो मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज करने की जो बात की गई थी हेनरी किसिंजर की तरफ से, वो अब एग्जीक्यूट कर रही है। ये नहीं ये लोग समझते कि कल क्या होगा, ये प्लान करते हैं 10 साल 20 साल बाद उसको किस तरह से सब कुछ किया जाएगा। तो 10-20 सालों में हमने सब चेंजेस होती देखी। अगली खबर पे चलते हैं जावेद भाई, मेरा ख्याल है जी। अगली खबर सुने और फिर उस पर बात करें। रूसी हमला रोकने की शर्त पर शामी बागी जंगबंदी पर तैयार। रूसी हमला रोकने की शर्त पर शामी बागी जंगबंदी पे तैयार। ये बड़ी दिलचस्प खबर है कि रूसी हमला रोकने की शर्त पर शामी बागी यानी आईसिस जंगबंदी पर तैयार हो रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी अपने तबसरे में कहा था कि रशिया ने इन आईसिस के दहशतगर्दों का इस बुरी तरह से सफाया शुरू किया हुआ है कि एक तरफ से रशियन वार प्लेन उन पर बम्बार्डमेंट करते हैं तो दूसरी तरफ से ग्राउंड पे मौजूद 1 लाख रशियन ग्राउंड फोर्सेस उनको मार रहे हैं। इसीलिए सदर ओबामा ने पुतिन को जाती तौर पे फ़ोन किया था कि भाई ये क्या सब हमारे ट्रेन किए हुए बंदे आईसिस जो है ना वो दहशतगर्द मार दोगे? इनसे हमें भी मिडल ईस्ट में बहुत गेम खेलना बाकी है। और अमरीकी मीडिया ये प्रोपेगेंडा भी करता है कि ये प्रोपेगेंडा करता है, मेरी बात पे जोर दीजिएगा ज़रा, प्रोपेगेंडा करता है। वो कहता है कि ज़्यादातर रूसी बम हमले जो है ना बागियों ही के खिलाफ किए जाते हैं, यानी कि बागियों के खिलाफ किए जाते हैं। ये बात पे गौर कीजिए कि अमेरिका कहता है कि जो है ना वो ज़्यादातर हमले बागियों के खिलाफ किए जाते हैं जो शामी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि दाइश या आइसिस के शिद्दत पसंदों के खिलाफ। मगर रशिया को तो पता है कि असल में ये दोनों एक ही हैं, यानी सिर्फ सिक्के के दो रुख हैं। सिक्के के एक तरफ जो है ना वो आइसिस है और दूसरी तरफ सिक्के के वो शामी बागी हैं। यानी ये सिक्का फिल्म शोले के जय के सिक्के की तरह है जिसके दोनों तरफ एक ही तस्वीर होती है, जिससे वो वीरू को हमेशा बेवकूफ़ बनाता है। यहाँ अमेरिका इस सिक्के से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, आइसिस और शामी बागी कह के। चलें एक और तबसरा हो जाए, बड़ा मजे का मैंने ढूंढा है। जी। डोनाल्ड ट्रंप की अपील एप्पल का बाइकआउट करने की। एप्पल का बाइकआउट करने की अपील की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना हर किस्म के कंट्रोवर्शियल बयान देकर लोगों की अटेंशन अपनी तरफ जो है ना वो अटेंशन करने की कोशिश कर रहा है। बेचारा इडियट डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सदारत की कुर्सी पे बैठा देखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल पागल हो गया, ये मैड हो गया। ये मैन जो है ना मैक्सिकन से उलझा, मतलब हर एक का बुरा भला बोल रहा है ताकि मुसलमानों का अमेरिका में दाखिला बंद कराने की बात की, औरतों को बेवकूफ कहा, पोप से भी पंगा लिया पिछले हफ्ते इसने, और अब एप्पल का बाइकआउट करने की अपील कर रहा है। इलेक्शन आने तक अभी और कितने बुरे बुरे ख्वाब आएंगे नस्ली तासुब पसंद इडियट ट्रम्प को। और अभी पिछले दिनों मुसलमानों के खिलाफ एक और भी बहुत बुरी बात की थी जो मैं तो उस बात को अपने रेडियो पे करने की जो है ना वो हिम्मत भी नहीं कर सकता जो इसने मुझे जो मुसलमानों के लिए बोला। और ये आप लोग सब लोगों को पता होगा कि इसने अभी पिछले दिनों क्या बयान दिया है। ये डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा से जो है ना झूठ बोलता रहा है, बहुत ही झूठा किस्म का आदमी है। और कभी ये अपना मैंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी तो ये कभी अपने जो है ना इतना झूठ बोलता है कि कभी अपने ख़ानदान को बोलता है कि मेरा ख़ानदान जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखता है, तो जर्मनी से ताल्लुक़ रखने से ज़रा सा जो है ना वो जूइश जो है ना वो इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जर्मनी से जो हिटलर ने किया था तो वो जो है ना फिर वो कहता है कि नहीं मैं जर्मनी से नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक़ जो है ना वो स्वीडन से है, मेरी माँ जो है ना वो स्वीडिश है, बाप भी स्वीडिश है। ये बेसिकली ये जो है ना अपने बाप के साथ हजाम का काम करता था, यानी कि बाल काटता था। ये एक बहुत ही मुतासिब किस्म का शख्स है। इसके डिस्क्रिमिनेशन के वाकया सामीन हिस्ट्री में भरे पड़े। अमेरिकन हिस्ट्री में जब इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और मुख्तलिफ हाउसिंग कम्प्लेक्स वगैरह बनाते थे तो ये जो है ना उसमें ये जो काले हैं ना उनको देखकर, यानी कि कालों को देखकर ये लोग अपनी हाउसिंग कॉलोनीज जो इन्होंने बनाई है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को भी काले को जो है ना वो ये वहाँ पे किराए पे घर या खरीदने के लिए घर नहीं देते थे। ये पूरी हिस्ट्री 1940 से इनकी कंस्ट्रक्शन की जो है ना वो मौजूद है। उन पे कई जो है ना लॉ सूट फाइल हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि ये एक ऐसा मुतासिब रेसिस्ट आदमी है। जैसे ये अमेरिका जैसी डाइवर्स सोसाइटी का सदर अगर बन सकता है, मेरा ख्याल है कि मेरा जवाब नहीं, कभी नहीं, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी की पहले ही जो है ना वो चूल्हे हिली हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से चूल्हे हिली हुए। और अगर ऐसा रेसिस्ट प्रेसिडेंट
जो है ना वो प्रेसिडेंट बन गया तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन सदारती कुर्सी जो है ना जमीन बोझ हो जाएगी। और मैं ये जरूर कहूंगा, एक बात जो इसने एप्पल के हवाले से कही, कि मैं ये जरूर कहूंगा कि एप्पल ने जो है ना बिल्कुल सही स्टैंड लिया हुआ है कि वो जो है ना अपने कस्टमर के फोन को अनलॉक ना करने का। वरना इसमें अगर वो फोन को अनलॉक करेंगे तो उसमें से दर्जन और कहानियां नजर निकाल लेंगे ये लोग, जो होंगी भी नहीं मौजूद, कि ये जी है वो क्या नाम था उसका, मलिक यार पता नहीं नाम मैं भूल गया उसका, उस शख्स का। उसके जो है ना फोन को अनलॉक करके उसमें से 50,000 और स्टोरियां निकाल लेंगे, और ये ना वो ये मौजूद था उसमें, वो मौजूद था, और अमेरिकन जो है ना वो अमेरिकनों को डराने लगेंगे। तो ये एप्पल ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है कि वो अपने किसी भी कस्टमर के फोन को अनलॉक नहीं करेंगे। सोनी धरती और ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अभी थोड़े दिन पहले ही ये सेमिनार हुआ था इसका, ये रियल एस्टेट का। जी। ये ट्रम्प आए थे, जब ये ट्रम्प टावर बनना शुरू हुआ था, जब पहले की बात है, जमाने में बहुत सारे लोगों ने इसको सू किया था कि हमने तुम्हारे साथ में मुआहदे किए, हमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ जी और हमारी ये चीजें नहीं बिकी। जिस जमाने में रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन थी, जी जी उस जमाने में उसने पब्लिक को यही जवाब दिया था, जब मेरे पास पैसा आएगा तो तुम्हारे पास भी पैसा आएगा, जब मेरी ये चीजें बिकेंगी तो फिर तुम्हारे पास भी पैसा आएगा। लोग उस वक्त भी इससे बड़े डिसअपॉइंट थे। जी हाँ बिल्कुल। बड़े बड़े वादे किए थे उस सेमिनार में, वो जो रियल एस्टेट वालों का था। बाद में ये ट्रम्प टावर बनाया था ना इसमें। जी हाँ बिल्कुल, ट्रम्प टावर फिर से बाद में बनाया। लोगों ने जो है बाद इसमें बड़ा पैसा लगाया था, मगर उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ था शुरू में। जी। तो लोग उस जमाने में भी इससे बहुत चिड़े हुए थे, बहुत सारे सू हुए थे इसको, बहुत सारे इसके खिलाफ केस हुए थे। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये आदमी जो है प्रेसिडेंट बनने वाला है, बस इसको तो शो पीस के लिए जरा थोड़ा उछलने कूदने के लिए रखा हुआ है सामने। जी जी बिल्कुल। ये और बनना भी नहीं चाहिए। अगर ये बन गया तो अमेरिकन सोसाइटी के जो थोड़े टूटते हुए धागे हैं ना वो बिल्कुल टूट जाएंगे। जो चूल्हे कुर्सी की इली हुई ना वो बिल्कुल धड़म से जमीन पे आ जाएंगी। सुपर पावर से जीरो पावर हो जाएगी। इस किस्म का अगर रेसिस्ट आदमी जो है ना, मेरा तो ख्याल है कि एक सिंगल मुस्लिम जो है ना वो भी अमेरिका में इस शख्स को वोट देगा, जो भी वोट देगा वो जो है ना वो अपने मजहब के भी जो है ना वो खिलाफ सोनी धरती और ऑन एयर। ये तो अपने खान साहब लगते हैं। ये अपने खान साहब रखते हैं। हाँ बिल्कुल सेम तरीका है बातें और उनकी ब्लेम करना और एक दूसरे को बुराइयां करना। मेरे पास एक और खबर पे बात करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम नहीं रहा कि ये नवाज शरीफ जो है ना वो नैब पर क्यों बरस पड़े। ये नैब जो है ना वो शरीफों की पगड़ियां क्यों छाल रहा है, इस पे ही बात करनी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ तो टाइम आज ज्यादा हो गया और काम डाउन हो जाए। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत हमने खुदा हाफिज। इस टेररिज्म पे बहुत नॉलेजेबल बातें आप तक पहुंचाई। चलें, खुदा इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।